तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ एक डॉक्यूमेंट्री को जो कि नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज की गई है। फिलहाल ये मूवी नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रही है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है गर्ल इन द पिक्चर, जो कि रियल केस है। तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी कहानी होगी वो बिल्कुल सच्ची घटना है। इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर हैं स्काई बॉर्गमैन और इसकी IMDb के ऊपर रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और इसी टाइप की एक रियल डॉक्यूमेंट्री रियल केस को मैंने एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। डॉक्यूमेंट्री की स्टार्टिंग होती है अप्रैल 1990 ओक्लाहोमा सिटी में, जहां पर एक बॉय ग्रुप कहीं पर जा रहा होता है। तभी उन्हें रास्ते में एक लड़की पड़ी हुई मिलती है जो कि इंजर्ड थी और वो उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर उस लड़की का हस्बैंड क्लैरेंस भी आ जाता है और उस लड़की का नाम होता है टोनिया ह्यूज और उनका एक बच्चा भी था जिसका नाम माइकल होता है। साथ ही साथ हमको ये भी पता चलता है कि टोनिया असल में एक स्ट्रिपर का काम किया करती थी। क्लैरेंस यहाँ पर टोनिया से उम्र में काफी बड़ा था और काफी अजीब था। डॉक्टर्स को उसकी बॉडी पर कुछ पुराने जख्म मिले थे और सबको यही लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है टोनिया के साथ में। और टोनिया की डेथ भी हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर कुछ ही टाइम के बाद। अब टोनिया की जो दोस्त होती हैं स्ट्रिपिंग क्लब के अंदर, वो उसके साथ में जो काम किया करती थी, वो उसकी फैमिली के बारे में पता लगाना चाहती थी और वो डायरेक्टरी से उसकी मदर का नंबर निकाल कर उन्हें इन्फॉर्म करती हैं कि अब उनकी बेटी टोनिया भी इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन सामने से वो औरत ये बोलती है कि उनकी बेटी 20 साल पहले ही मर चुकी है, जब वो मात्र 18 महीने की थी। और अब उनको एहसास हो जाता है कि जिसको उन्होंने बैरी किया था वो टोनिया नहीं है। और अब सवाल ये था कि आखिर हुआ क्या है टोनिया के साथ में और वो आखिर थी कौन। अब कहानी शुरू होती है जिसकी कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती जाएंगी। और यहाँ पर ऑडियंस को कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि कहानी प्रेजेंट और पास्ट में एक साथ चलती रहेगी। जैसे कि एक सीन प्रेजेंट का होगा तो अगला पास्ट का भी हो सकता है। खैर अब हम देखते हैं टोनिया की स्ट्रिपिंग क्लब की फ्रेंड कैरन को, जो कि ओक्लाहोमा में उसके साथ ही काम किया करती थी। टोनिया कैरन से फर्स्ट टाइम 1989 में मिली थी, जब वो यहाँ पर स्ट्रिपिंग क्लब में काम करने आई। कैरन बताती है कि टोनिया बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लड़की थी, समझदार थी और वो अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट भी कर रही थी अपने काम के साथ। कैरन टोनिया के हस्बैंड क्लैरेंस से भी मिली थी, जो कि उम्र में टोनिया से काफी बड़ा था और उनका बेटा भी था माइकल, जो कि टोनिया से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। एक खास बात की टोनिया माइकल को अकेले कहीं भी नहीं जाने देती थी क्लैरेंस की परमिशन के बिना। और काम पर आने के बाद में कैरन को हर बार टोनिया की बॉडी पर जख्म दिखाई देते थे और असल में क्लैरेंस अच्छा आदमी नहीं था, यानी कि वो टोनिया को काफी अब्यूज किया करता था और उसने उसके नाम के ऊपर एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखी थी। यहाँ पर वो अपने हस्बैंड से काफी डरा करती थी, लेकिन वो माइकल को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती थी और क्लैरेंस माइकल को जाने देना भी नहीं चाहता था, यानी कि टोनिया यहाँ पर बुरी तरह से फंसी हुई थी। कुछ ही टाइम के बाद में कैरन को टोनिया के एक्सीडेंट के बारे में पता चला, जो कि हिट एंड रन का केस था। और ये चीज उसको समझ में नहीं आई कि टोनिया अगर टाउन से बाहर जा रही थी तो उसने उसको क्यों नहीं बताया। जिसके बाद में कैरन टोनिया को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर और कैरन से हमको ये पता चलता है कि एक्सीडेंट में उसको ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई थी, लेकिन उसकी बॉडी पर पहले से जख्म थे और उसकी बॉडी पर ऐसे जख्म भी थे जैसे एक्सीडेंट से पहले किसी की उससे लड़ाई हुई हो। डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि टोनिया की हालत स्टेबल थी, लेकिन फिर भी उसकी डेथ हो गई, जो कि अपने आप में ही एक रहस्य है कि एक स्टेबल पर्सन ऐसे सीधा कैसे मर सकता है। कैरन आगे बताती है कि टोनिया की डेथ के बाद में माइकल की हालत भी खराब हो गई, क्योंकि अब वो सदमे में था और ना किसी से बात करता था, ना ही अब पहले जैसे रहता था। DHS ऑर्गेनाइजेशन माइकल को अपने साथ में ले गई और उसे फॉस्टर होम में रखा, जहां पर एक कपल ने उसको अडॉप्ट कर लिया 1 से 2 दिन के बाद ही। उस कपल का नाम था अर्नस्ट बीन और मर्ली बीन। वो दोनों माइकल को बहुत ज्यादा चाहते थे और उसका पूरा ध्यान रखते थे और 1 हफ्ते के बाद ही माइकल भी उनके साथ में घुल मिल गया और अच्छे से अपनी नई फैमिली के साथ में रहने लगा और वो एक बहुत ही अच्छा और प्यारा बच्चा था। क्लैरेंस को माइकल का किसी और को देना पसंद नहीं आया और उसने कोर्ट में अपील की माइकल को वापस लाने के लिए। अब माइकल को ये बोला जाता था कि वो चाहे तो अपने फादर से मिल सकता है, लेकिन वो बच्चा अपने पिता से बहुत ज्यादा डरता था और बोलता था कि वो एक बहुत बुरा आदमी है। कुछ ही दिन के बाद में DHS ने माइकल का पैटर्निटी टेस्ट कराया, जिससे ये साबित हो गया कि वो बच्चा क्लैरेंस का था ही नहीं। जी हाँ, और उसके बाद में क्लैरेंस से सारे पेरेंटल राइट्स छीन लिए गए। मीन्स अब उसका माइकल पर कोई भी अधिकार नहीं था। इस फैसले के बाद में क्लैरेंस बीन्स के घर
घर पर गया और वहां पर बाहर घूमता हुआ दिखाई दिया। और फिर 4 साल बाद यानी कि सितंबर 1994 में वो माइकल के स्कूल जा पहुंचा एक गन लेकर, और गन पॉइंट पर उसने माइकल को किडनैप किया और सेफ्टी के लिए वो प्रिंसिपल को भी अपने साथ में ले गया, जिसे उसने कुछ ही दूर एक सुनसान जंगल में पेड़ से बांध दिया और कार लेकर माइकल के साथ कहीं पर भाग गया। अब हम देखते हैं जो फिट्जपैट्रिक को, जो कि उस टाइम FBI के स्पेशल एजेंट थे और इस केस में अपॉइंटेड थे, हालांकि अब वो रिटायर्ड हो गए हैं, जो ये बताते हैं कि माइकल के किडनैपिंग के बाद में उन्होंने न्यूज़पेपर में उसकी खबर दे दी थी कि एक आदमी क्लैरेंस ह्यूज, जो कि माइकल का फादर होने का दावा कर रहा है, उसने माइकल को किडनैप कर लिया है। जो को पता था कि उनको जो भी करना है 48 घंटों के अंदर करना होगा, क्योंकि इसके बाद में माइकल की जान पर रिस्क बढ़ता चला जाएगा। उन्होंने चेक किया तो ये पता चला कि क्लैरेंस ने टोनिया की नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी फाइल करने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां पर उसने अपना नाम क्लैरेंस नहीं दिया था, बल्कि वहां पर जो नाम था वो होता है फ्रैंकलिन डिलानो फ्लॉयड। मींस क्लैरेंस का असली नाम, उसकी असली पहचान थी फ्रैंकलिन डिलानो फ्लॉयड। थोड़ा और डिग करने पर यह भी पता चलता है कि उसकी बहुत सारी फेक आइडेंटिटीज थी, जो कि ट्रेंटन डेविस और वॉरेन मार्शल की भी थी। फ्लॉयड पहले भी जेल जा चुका था और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। 1962 में उसने एक बच्ची को अगवा किया था और 1963 में बैंक लूटा, और फिर जेल में रहने के बाद में वो 1972 में रिलीज हुआ था, और 1973 में उसने एक फीमेल पर अटैक भी किया। फिर जेल होने के बाद में वो पेरोल पर बाहर निकला था, लेकिन फिर वो फरार हो गया लगभग 20 सालों के लिए। ये सब देखकर समझकर जो ये बोलते हैं कि उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी फ्लॉयड को पकड़ना, यानी कि ये एक आम आदमी बिल्कुल नहीं था और इसने ढेर सारे राज छुपा रखे थे, जो कि आगे चल के धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे। हमको ये भी क्लियर पता चलता है कि वो 10 साल जेल में रहा था 60s के टाइम पर, और जब वो पेरोल पर बाहर निकला तो उसके बाद फरार हुआ, और वो एक मंजा हुआ क्रिमिनल था, तो उसे अपनी पहचान बदलना और पुलिस से बचना बखूबी आता था। अब इस केस के अंदर ढेर सारे सवाल थे, लेकिन मेन सवाल ये था कि माइकल की माँ, जो कि 4 साल पहले मारी जा चुकी है, वो रियल में थी कौन। टोनिया की डेथ के लिए फ्लॉयड को ही जिम्मेदार माना जाने लगा, क्योंकि टोनिया की स्ट्रिपिंग क्लब की फ्रेंड उसकी कहानी बताने पुलिस के पास पहुंच जाती है, और पुलिस को ये भी लगने लगा था कि दिखने में भले ही वो हिट एंड रन का केस हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं क्लैरेंस का ही हाथ था, यानी कि फ्लॉयड का। माइकल की किडनैपिंग और टोनिया की डेथ की न्यूज सब जगह चलने लगी, जिसके बाद में एक लेडी जेनी ने न्यूज देखी और FBI को कॉल करके बताया कि जिस लड़की की डेथ न्यूज टोनिया के नाम से दिखाई जा रही है, वो उसकी हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड शैरन मार्शल है। अब कहानी के अंदर यहाँ पर एक नया मोड़ आ जाता है और कहानी जाती है 1984 फॉरेस्ट पार्क जॉर्जिया में, जहाँ पर हम उसके स्कूल फ्रेंड्स की जुबानी सुनते हैं टोनिया AKA शैरन की कहानी। टोनिया जॉर्जिया में रहा करती थी अपने फादर के साथ में, और उसकी मदर की काफी टाइम पहले ही डेथ हो गई थी। वो पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार थी और अपने करियर को लेके काफी पैशनेट थी, जहां पर वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी। उसका जॉर्जिया टेक में सिलेक्शन भी हो गया था स्कॉलर बेसिस पर, और वो इससे बहुत ही ज्यादा खुश थी। और उसके फादर ने एक न्यू ईयर बुक में एक फुल पेज एड भी दिया था, लेकिन खटकने वाली बात यहाँ पर ये थी कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की बचपन की पिक्चर्स लगाते हैं, लेकिन उसके डैड ने वहां पर एक सेक्सी सी फोटो लगाने को दी थी उस एड के अंदर। जेनी आगे बताती है कि शैरन के डैड यानी कि टोनिया के डैड जब पहली बार उसके घर में आए और उनसे मिले, तो उसने जेनी के डैड से पैसे उधार मांग लिए, जिसके लिए जेनी के डैड ने मना कर दिया। साथ ही साथ शैरन भी अपने डैड से काफी डरती थी। उसने बताया था कि उसकी मदर की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, और जब वो 2nd ग्रेड में ही थी। उसके फादर जब भी घर लौट कर आते थे तब वो परेशान रहती थी, उनसे बहुत डरती थी, और ये चीज किसी को समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों था। अब कुछ ही दिनों के बाद में शैरन ने जेनी को कॉल किया और बताया कि वो प्रेग्नेंट है, और वो इस बच्चे को पैदा तो करेगी लेकिन एडॉप्शन के लिए दे देगी, बट उसके फादर अब उसे कॉलेज नहीं जाने देंगे। जेनी उसको समझाती है कि उसका करियर बन जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शैरन का यही कहना था कि डैडी का ख्याल रखने के लिए भी तो कोई चाहिए। अब कुछ ही दिनों के बाद में शैरन ने फिर से कॉल किया और उसको बताया कि वो एरिजोना जा रही है हमेशा के लिए, और वहीं पर वो बच्चे को पैदा करके एडॉप्शन के लिए दे देगी। अब कहानी वापस 1994 में आती है और जेनी जो से मिलने जाती है और उनको बताती है कि टोनिया असल में शैरन मार्शल है, और फ्लॉयड उसका हस्बैंड नहीं बल्कि उसका फादर वॉरेन मार्शल है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था। मतलब कि यहाँ पर केस सुलझने की जगह और ज्यादा उलझता जा रहा था। ये बात सभी लोगों के लिए बहुत शॉकिंग थी, और फिर जो ने टोनिया के बारे में थोड़ा डिग किया और उनको पता चला कि टोनिया की भी कई अलग अलग आइडेंटिटीज थी, और वो शैरन से टोनिया उसकी डेथ से 1 साल पहले ही बनी थी, और उसने और फ्लॉयड ने ये सारे के सारे नाम जो थे यानी कि नकली आइडेंटिटीज जो थी वो कब्रों से उठाई थी, यानी कि मरे हुए लोगों की कब्रों से। उन्होंने बाद में शादी भी कर ली, मतलब कि एक बाप ने अपनी बेटी से ही शादी कर ली। और अब सवाल ये था कि शैरन के साथ हाई स्कूल और उसकी डेथ के बीच के पीरियड में हुआ क्या था, यानी कि असली कहानी क्या थी।
जॉर्जिया से निकलने के बाद में कुछ साल यहाँ वहाँ रहने के बाद शैरन और फ्लॉयड टैम्पा चले गए थे। अब कहानी आ जाती है टैम्पा में, जहाँ पर शैरन एक स्ट्रिपिंग क्लब में काम करने पहुंचती है और उसकी फ्रेंडशिप होती है हेदर लेन से। जब शैरन पहली बार स्ट्रिपिंग क्लब आई थी तब वो काफी शाय थी और वो एक छोटी बच्ची जैसी थी। अब हेदर से फ्रेंडशिप होने के बाद में उसने उससे खास एडल्ट पार्टीज के बारे में पूछा, क्योंकि ऐसा पूछने के लिए उसके डैड ने उससे बोला था। और हेदर उसे एक पार्टी में भी ले जाती है पहली बार, जहाँ पर शैरन आदमियों को $50 में उसके साथ में इंटीमेट होने का ऑफर दे रही थी। और गुस्सा होकर हेदर ने पूछा कि आखिर वो ये कर क्या रही है, तो उसने ये बताया कि डैडी ने ही ये करने को बोला है। और ये सुनकर हेदर को काफी गुस्सा आ जाता है कि ये कैसा बाप है जो कि अपनी बेटी से ऐसा काम करवाना चाहता है। साथ ही साथ वो उसको प्रोटेक्शन भी खुद ही ला कर देता था। शैरन अब यहाँ पर प्रेग्नेंट थी और कुछ ही वक्त के बाद में माइकल पैदा हुआ, जिसको बेबी सेट करने के लिए एक बच्ची आया करती थी, जिसका नाम यहाँ पर मिशेल कपल्स होता है। मिशेल यहाँ पर कहानी सुनाती है कि वो हमेशा ही शैरन के घर पर जाया करती थी और माइकल को संभाला करती। उसको वहाँ पर काफी अजीब फील होता था कि इन लोगों की कोई फैमिली ही नहीं है, बस एक दो दोस्त हैं जो कि उनसे मिलने आते हैं। और ऐसी ही एक दोस्त थी शैरल, जो कि काफी सुंदर थी, पैसे वाली लड़की थी और वो शैरन के घर हफ्ते में 3 से 4 बार आया करती थी और उसकी फ्लॉयड और शैरन से अच्छी जान पहचान थी। शैरल ने यहाँ पर ब्यूटी कंपटीशन भी जीता था और वो एक मॉडल बनना चाहती थी। साथ ही साथ वो इतनी सुंदर थी कि वो स्ट्रिपिंग क्लब उसके नाम से ही जाना जाता था। अब जब हेदर को ये पता चला कि शैरल यहाँ पर शैरन और उसके फादर से मिलती जुलती है, तो उसको शैरल की फिक्र होने लगी। एक दिन मिशेल शैरन के घर पर थी और फ्लॉयड कुछ वीडियोस प्ले कर रहा था। तभी उन टेप्स के अंदर से एक टेप गलती से प्ले हो जाती है, जिसके अंदर शैरन और शैरल न्यूड थी एक बीच के ऊपर और फ्लॉयड उनको रिकॉर्ड कर रहा था। मिशेल को ये देखकर काफी गंदा फील होता है, एज एक फादर अपनी बेटी को ऐसी हालत में कैसे रिकॉर्ड कर सकता है। और ये बात बाद में हेदर को भी पता चली, तो उसने शैरल से बात की और उसने बताया कि फ्लॉयड ने वो वीडियो लिया ये बोलकर कि वो उसे प्ले बॉय मैगजीन में भेज देगा, जिससे कि शैरल रातों रात स्टार बन जाएगी। अब आगे यहाँ पर शैरल उसको ये भी बताती है कि फ्लॉयड उसके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश भी करता था, लेकिन वो मना कर दिया करती थी, जिसके बाद में वो काफी वायलेंट हो जाता था। और हेदर ने शैरल को एक सलाह दी थी कि वो उन लोगों से दूर रहे। कुछ ही टाइम के बाद में 1989 के टाइम पर शैरन और फ्लॉयड टैम्पा से निकल गए अचानक ही, और सबको यही लगने लगा कि उन लोगों की बदनामी होने लगी थी, इसलिए वो लोग वहां से चले गए। अब कहानी फिर से 1994 में आती है और जैनी एक दिन का किस्सा बताती है कि वो एक दिन के लिए शैरन के घर पर रुकने गई थी। शैरन ने उसको अपनी लॉन्जरी दिखाई जो कि काफी अच्छी थी और ये उसे फ्लॉयड ने लाकर दी थी। जैनी को काफी अजीब लगा कि फ्लॉयड आखिर ऐसे कपड़े क्यों लेकर आता है शैरन के लिए। और जब वो लोग कपड़े बदल रही थी तभी वो रूम के अंदर आ जाता है और वो लोग हाफ नेकेड थी और जैनी को इससे काफी शर्म आती है। फ्लॉयड के हाथ में एक गन भी थी और इससे जैनी बहुत डर गई थी, लेकिन वो हंसकर वहां से बाहर चला जाता है। अब कुछ ही टाइम के बाद में वो फिर से आता है और जैनी को अपना चेहरा पिलो से ढकने को बोलता है और गन पॉइंट पर वो शैरन के साथ में इंटीमेट होता है। ये सब जैनी के सामने ही हुआ था, तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है। लेकिन अगले दिन शैरन ने उसको हक करके बोला कि डैडी ऐसे ही करते हैं और वो ऐसे ही हैं, और ये बात अब जैनी भुला दे और शैरन बिल्कुल ठीक है। अब ये जो बात थी वो काफी भयानक थी, तो जैनी ने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। असल में शैरन के साथ में बहुत छोटी उम्र से ही फ्लॉयड के द्वारा सेक्सुअल अब्यूज हुआ करता था और पैसे कमाने के लिए फ्लॉयड ने उसे स्ट्रिपिंग क्लब में भी भेजा, और इस कंडीशन में कोई इतने लंबे समय तक कैसे रहता होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक बात और कि फ्लॉयड के ऊपर रेप और वायलेंस जैसे कई चार्जेस लगे हुए थे। अब उसके एक नेबर ने, जो कि 1970s के टाइम से ओक्लाहोमा में फ्लॉयड का नेबर था, उसने पुलिस को एक पिक्चर दी थी जिसके अंदर 5 से 6 साल की उम्र की शैरन के साथ फ्लॉयड की एक फोटो थी और उसके अंदर साफ साफ समझ आ रहा था कि ये बच्ची सताई हुई है और खुश नहीं है। अब जो ने आगे थोड़ा और ध्यान दिया टाइमलाइन के ऊपर कि शैरन जब मरी 1990 के अंदर, तब उसकी उम्र 20 साल की थी। इस हिसाब से वो 1970 के आसपास पैदा हुई होगी, जिस टाइम पर फ्लॉयड जेल में था। मतलब साफ था कि वो उसका फादर तो नहीं है। अब ये कंफर्म हुआ कि शैरन फ्लॉयड की बेटी नहीं थी, मींस उसने उसको भी किडनैप किया होगा और लगभग 15 साल अपने पास रखा। और अब ये चीज भी क्लियर थी कि शैरन की असली आइडेंटिटी शैरन भी नहीं है। तो सवाल ये था कि वो आखिर है कौन, उसके पेरेंट्स कौन है और वो फ्लॉयड के पास में कहां से आई। अब जो ने और बाकी एजेंट्स ने दिमाग लगाया और वो समझ गए कि जो क्रिमिनल इतने टाइम से क्राइम कर रहा है वो अपना पैटर्न तो फॉलो करेगा ही, और उसको पकड़ने के लिए उन्होंने उन एजेंसीज पर नजर रखना चालू कर दिया जहां से फ्लॉयड नकली आईडीज
बनवाया करता था, यानी कि गलत नाम से। और ऐसे ही एक दिन फ्लॉयड पुलिस की पकड़ में आ भी गया, लेकिन माइकल का अभी भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और जहां पर फ्लॉयड अभी तक छुप कर रह रहा था, वहां भी माइकल नहीं मिला, ना ही कोई सुराग मिला, और ना ही वहां पर आसपास रह रहे किसी पर्सन ने कभी माइकल को उसके साथ में देखा था। पुलिस ने फ्लॉयड से पूछा कि माइकल कहां पर है, तो उसने बातें घुमानी शुरू कर दी। पहले उसने कहा कि वो किसी अमीर आदमी के पास है, सेफ है, कभी कहता है कि यहाँ है, कभी वहां पर है। पुलिस जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है और शायद माइकल इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो एक बच्चा था, तो सभी लोग अच्छाई की उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो जिंदा होगा। यानी कि यहाँ पर पुलिस और माइकल के स्टेप पेरेंट्स सब उसके लिए दुआ कर रहे थे। अब माइकल के मर्डर का चार्ज पुलिस ने फ्लॉयड के ऊपर लगाने का सोचा, लेकिन बॉडी नहीं मिली थी, तो फ्लॉयड यहाँ पर इस चार्ज से इजीली बच सकता था। इसके बाद में फ्लॉयड के ऊपर केस चलाए जाते हैं पुलिस के द्वारा, ताकि उसको सजा मिल पाए, और शैरन के पहचान वाले भी उसे सजा दिलवाना चाहते थे। अब सारे के सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए फ्लॉयड को 52 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर माइकल और शैरन के मर्डर के चार्जेस नहीं लगाए गए थे, क्योंकि कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं मिला था। लेकिन बाकी के जो गुनाह थे वो साबित हो चुके थे, और अब फ्लॉयड 52 साल के लिए जेल जाने वाला था, वो भी बिना किसी पेरोल पे। यानी कि अब वो 52 साल तक अंदर ही रहेगा, यानी कि जब तक वो मर नहीं जाता। उसके ऊपर जो मेन चार्जेस लगे हुए थे वो थे रेप, वायलेंस, अब्यूज और माइकल की किडनैपिंग का चार्ज। अब कुछ टाइम के बाद में पुलिस को फ्लॉयड की कार मिलती है, जिसके नीचे एक बैग छिपा हुआ मिलता है, जिसमें ढेर सारी फोटोज थी, और एक फोटो एक लड़की की थी जिसको बुरी तरह से मारा गया था। मतलब कि यहाँ पर पहले वाली जो मिस्ट्रीज थी, यानी कि गुत्थियां थी, वो तो सुलझी नहीं थी, लेकिन एक नई गुत्थी मिल गई थी कि ये लड़की कौन है। मीनवाइल दूसरे शहर में पुलिस को एक लड़की का स्केलेटन मिलता है, और उन फोटोज में लड़की के कपड़ों से और उस लाश के कपड़ों में एक चीज क्लियर हुई कि ये वही फोटो वाली लड़की है। लेकिन ये लड़की थी कौन जिसका इतनी बेरहमी से मर्डर हुआ था? तो वो कोई और नहीं बल्कि शैरल थी। जी हाँ, वही लड़की जिसके ऊपर फ्लॉयड की गंदी नजर थी, जो कि एक मॉडल बनना चाहती थी, और उसने उसकी वो वीडियो भी ली थी। अब मिशेल से हम ये सुनते हैं कि फ्लॉयड घर छोड़ने के बाद एक दिन वापस आया था, और उसने अपने घर को आग लगा दी थी चुपके से, लेकिन कुछ लोगों ने उसको देख लिया था। और हैदर से हमको ये पता चलता है कि वो शैरल के साथ भी अब्यूज करने लगा था, और क्लब के बाहर उससे मिलने आता था, उसको धमकी देता था, और उसने शैरल को भी मार दिया था। और शहर छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यही थी, यानी कि वो अपने गुनाहों से बचना चाहता था। अब जब वो शैरल को मार के भागा था, तो पुलिस को तलाश थी एक आदमी की और उसकी बेटी की, जिसका बच्चा है, लेकिन पुलिस एक कपल और एक बेबी को कभी नहीं ढूंढेगी। इसलिए ही उसने शैरन से शादी कर ली खुद को बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि शैरन फ्लॉयड की बेटी थी ही नहीं, तो उससे शादी करना भी गलत नहीं था, और इसलिए ही लीगली उसने उससे शादी कर ली होगी। अब फ्लॉयड के ऊपर शैरल के मर्डर का आरोप भी साबित हो गया था, और अब उसको डेथ सेंटेंस दिया गया। और पुलिस वाले खुश थे कि अच्छा हुआ फ्लॉयड को सजा मिल रही है, और अब वो किसी और की जिंदगी नहीं बर्बाद कर पाएगा। लेकिन सभी पुलिस ऑफिसर्स को एक शक था कि माइकल की बॉडी कभी भी नहीं मिली, और शैरन के बारे में भी कभी पता नहीं चला कि आखिर वो थी कौन। अब केस बंद हो गया, और कहानी आती है 2002 में। एक ऑथर को शैरन की कहानी के बारे में पता चला, और उसने उसके ऊपर एक किताब लिखने का फैसला किया, ताकि शैरन को सारी दुनिया जान पाए। उसने काफी रिसर्च करी, और फिर वो फ्लॉयड से मिलने पहुंचा जेल के अंदर, जहां पर फ्लॉयड ने कोई भी बात सही से नहीं बताई, लेकिन उसने अपनी कहानी शेयर करी। तो फ्रैंकलिन डिलानो फ्लॉयड 1943 में पैदा हुआ था, और उसके फादर की मौत के बाद में उसकी माँ सभी बच्चों को पाल नहीं पाई, तो उसने सबको एक फॉस्टर होम में दे दिया था। वहां पर फ्लॉयड के ऊपर बच्चे अत्याचार किया करते थे, उसके साथ में असॉल्ट करते थे, उसको मारते पीटते थे, और इस चीज ने उसको मेंटली इल बना दिया था। बाद में वो वहां से भाग गया, उसने आर्मी ज्वाइन की, लेकिन वहां पर वो चोरी करने लगा, तो उसको जेल भेज दिया गया। ऑथर ने अब उससे पूछा शैरन के बारे में कि वो कहां पर मिली और कैसे मरी, साथ ही साथ माइकल के बारे में पूछा, लेकिन वो हर बार बोलता कि शैरन उसको कहीं मिली नहीं थी, वो बस उसके साथ में आ गई, और दोनों के मर्डर से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। टाइम बीता, किताब पूरी हुई और पब्लिश हुई, जिसके बाद में 2005 तक बहुत सारे लोगों को ये चीज सुनकर गुस्सा आया। लेकिन अब शैरन की बेटी मैगन सामने आई, जो कि शैरन की पहली बेटी थी। जी हाँ, मैगन और उसकी स्टेप मदर ने यह बताया कि जब मैगन पैदा होने वाली थी, तब फ्लॉयड शैरन को लेकर हॉस्पिटल आया, और उसने बच्ची को बेचने का ऑफर दिया, जिसे मैगन के स्टेप पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया तरस खाकर। कुछ हफ्तों के बाद में मैगन पैदा हुई, और शैरन के साथ में मैगन की स्टेप मदर बैठी हुई थी, और उसने शैरन से पूछा था कि वो ठीक तो है, लेकिन शैरन ने तब कुछ भी नहीं कहा। अगर वो तब हेल्प मांग लेती तो आज चीजें ऐसी कभी भी नहीं होती। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं था, जिसका रीजन हम थोड़ी देर में जानेंगे। हमें ये भी पता चलता है कि शैरन ने 3 बच्चों को जन्म दिया था। पहले को एडॉप्शन के लिए दे दिया था, दूसरा माइकल था, और तीसरी मैगन थी। अब कहानी 2011 में आती है, और इस केस पर कुछ और लोगों को इंटरेस्ट आता है, और अब 2 FBI एजेंट्स फ्लॉयड से मिलने गए, और उसने उन्हें घुमाने की कोशिश करी अपनी बातों में, लेकिन वो ऑफिसर थोड़े से कड़क हो गए, और अब फ्लॉयड
फ्लॉयड ने दोनों कहानियों का सच बताया। पहला ये कि उसने माइकल को मार दिया था। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली माइकल नहीं बच पाया और उसको उसने एक जगह पर बैरी कर दिया था। हालांकि वहां से माइकल की बॉडी या फिर स्केलेटन नहीं मिला था। और दूसरा ये कि अपनी यंग एज में जेल से आने के बाद में, यानी कि आर्मी से चोरी करने के बाद में जब वो जेल गया था, तो उसके बाद में उसने एक बस ड्राइवर की नौकरी करी और उसे एक लेडी मिली जिसके 3 बच्चे थे। और अब जाकर हमको शैरन का असली नाम पता चलता है और उसके असली माँ बाप के बारे में पता चलता है। और शैरन की असली आइडेंटिटी जानकर सभी लोग जो कि इस केस से जुड़े हुए थे वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए कि उस लड़की की असली पहचान तो अब दुनिया के सामने आ जाएगी। शैरन के असली पेरेंट्स का नाम था सैंड्रा और क्लिफर्ड। सैंड्रा और क्लिफर्ड हाई स्कूल से एक दूसरे के साथ थे और उनको प्यार हुआ, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली, जिससे उनके 3 बच्चे हुए। और क्लिफर्ड कुछ टाइम के लिए आर्मी में गया, जिसके बाद में सैंड्रा को एक आदमी से प्यार हो गया और उसने क्लिफर्ड से डिवोर्स ले लिया। उस आदमी के साथ में सैंड्रा का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला और वो आदमी उसको छोड़कर चला गया, जिसके बाद में सैंड्रा अपने 3 बच्चों के साथ में एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गई और एक दिन तूफान में वो घर भी तबाह हो गया। अब यहाँ पर इन 3 बच्चों का बायोलॉजिकल फादर यानी कि जो क्लिफर्ड था, उससे ये बोला गया कि उसको तीनों बच्चों को ही लेना होगा, यानी कि वो खाली एक बच्चे को नहीं ले सकता। और तब सीन ये था कि वो उन बच्चों को पालने लायक नहीं था, तो वो उनको नहीं ले पाया। अब हारी हुई परेशान सैंड्रा पहुंच गई चर्च में अपनी बुरी हालत की वजह से और वहां पर उसकी मुलाकात हुई फ्लॉयड से, जिसने उससे शादी कर ली। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद में उसका भी असली चेहरा सैंड्रा के सामने आ गया। अब एक दिन बच्चों की जरूरत पूरी करने के लिए सैंड्रा के पास में बिल्कुल पैसे नहीं थे और उसने एक नकली चेक बनाया, जिसके लिए उसको जेल हो गई। और फ्लॉयड 2 बच्चों को फॉस्टर होम में छोड़कर एक बच्ची को अपने साथ में ले गया, जिसका नाम था सुजैन, जिसको अभी तक हम शैरन या फिर टोनिया के नाम से जान रहे थे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर वो मैगन के स्टेप पेरेंट से अपना दुख शेयर करती तो शायद से वो आज जिंदा होती। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त सुजैन, टोनिया या फिर शैरन बहुत ही छोटी थी जिस वक्त पे फ्लॉयड उसके साथ में था। तो उसकी जो ब्रेन की वायरिंग थी वो इस कदर हो गई थी कि वो फ्लॉयड को छोड़ ही नहीं सकती थी। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि फ्लॉयड सुजैन यानी कि टोनिया या फिर शैरन का स्टेप डैड है। लेकिन मेरे ख्याल से वो एक भयानक डीमन से ज्यादा कुछ और नहीं है। अब दुनिया को शैरन यानी कि सुजैन की असली पहचान का पता चल गया था और उसकी ग्रेव पर उसका असली नाम यानी कि सुजैन लिखा गया और माइकल की भी एक ग्रेव उसके पास में ही बनाई गई थी। और यहाँ पर अभी तक बिखरे हुए रिश्ते और जितनी भी कड़ियां थी वो सारी मिल गई थी। मींस क्लिफर्ड जो कि अपनी बेटी सुजैन से नहीं मिल सकता था, बात नहीं कर सकता था, वो मैगन से मिल सकता था, बात कर सकता था। उनका रिश्ता अच्छा बन गया था। मैगन को हम देखते हैं जो कि बताती है कि उसके खोए हुए रिश्ते उसको वापस मिल गए और वो अपनी माँ का दर्द समझ सकती है जिसने अपने 2 बच्चों को किसी और को दिया ताकि वो लोग दर्द न भोगें। और अब वो खुद एक माँ है और उसने अपने बेटे का नाम भी माइकल रखा है ताकि वो अपने भाई माइकल की यादों को जिंदा रख पाए। और बूम, इसी के साथ में यह डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गर्ल इन द पिक्चर डॉक्यूमेंट्री की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रियल केस की स्टोरी पसंद आई होगी। और अब आप यहाँ पर ये पूछेंगे कि रियल कहानी में क्या हुआ था, तो ये पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है ना, यही रियल कहानी है। अब यहाँ पर मैं थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं जो कि ऐड कर देता हूँ। बात करते हैं फ्लॉयड के बारे में, तो फिलहाल वो 79 ईयर्स का है और अभी भी जिंदा है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उसको डेथ सेंटेंस मिल चुका है, यानी कि अब जो भी हो वो जिंदा तो यहाँ से निकलेगा नहीं। बात करें माइकल के बारे में कि उसको कैसे मारा गया था, तो फ्लॉयड ने यह बताया कि उसने माइकल के हेड के पीछे वाले हिस्से पर 2 गोलियां मारकर उसको जान से मार दिया था। मुझको ये लगता है कि ये पूरी ही कहानी बहुत ही भयानक तरह से मेस्ड अप है, बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक है और बहुत ही ज्यादा भयानक है। मतलब कि फ्लॉयड एक ऐसा बच्चा था जो कि एक ऐसी जगह पर पला बड़ा जहां पर उसके साथ में खुद अब्यूज हुआ था, लेकिन उसने भी यहाँ पर सेम चीज दूसरों के साथ में करने की कोशिश करी। और कोशिश क्या करी, उसने बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद करी थी। तो आप लोग हमेशा पूछते हो ना कि आपके साथ में कुछ रियल हुआ था, आपने कोई डीमन या फिर डेविल वगैरह देखा है, तो बिल्कुल देखा है। यहाँ पर आप फ्लॉयड को देखो, ये बिल्कुल किसी डेविल या फिर डीमन से कम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के जो डेविल और डीमंस जो रियल दुनिया में घूम रहे हैं ना, ये ज्यादा भयानक होते हैं। तो दोस्तों ये थी इस डॉक्यूमेंट्री की पूरी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के रियल केसेस को और भी कवर करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे